यह रखना चाहता हूं। निसंदेह हिंदी पत्रकारिता या प्रिंट मीडिया ने ही मिशनरी पत्रकारिता को आज जिंदा रखे हुए है। मैं ये बात बड़ी मजबूती से कह सकता हूं। आज जो सोशल मीडिया का युग आ रहा है धीरे धीरे, उससे बड़ी विकृति पैदा हो रही है, एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सोशल मीडिया पे जो भी खबरें वायरल होती हैं या जो भी बात होती है, उसकी पुष्टि अवश्य करें और उसके बाद ही उसको कहीं आगे बढ़ाएं, उसको फॉरवर्ड करें। आमतौर पर कई बार ऐसा होता है कि बिना पुष्टि के किसी ने कोई पोस्ट डाली और उसको लोग आगे बढ़ाते चले गए। कई बार बड़ी सेलिब्रिटी के निधन की सूचना डाली तो पूरा घूमते हुए चली गई। तो मेरा आप लोगों से भी यह अनुरोध है कि अगर कोई सोशल मीडिया पे कोई सूचना वायरल हो रही है, कोई खबर वायरल हो रही है, तो उसकी पुष्टि जो प्रिंट के पत्रकार हैं, चाहे वो हमारा गांव देहात का साथी हो, कोई कस्बे का हो, तहसील मुख्यालय का हो, जिला मुख्यालय का हो, उससे एक बार पुष्टि करने के बाद ही उसको आगे फॉरवर्ड करें। दूसरा, हिंदी पत्रकारिता जो इस समय चल रहा है, जो मिशनरी पत्रकारिता का अभाव हो रहा है, इस समय व्यावसायिक पत्रकारिता शुरू हो गई है। इस व्यावसायिक पत्रकारिता की बजाय हमको मिशनरी पत्रकारिता जिंदा रखने के लिए इसको विचार करना पड़ेगा और हम लोगों को सोचना पड़ेगा, इस पर चिंतन करना पड़ेगा। क्योंकि लोकतंत्र का ये खंभा जब जब कमजोर हुआ है तो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा पैदा है। आज भी मैं जो चार खंभे हमारे कहा जाते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, उसमें भी अगर सही मायने में कोई अपने दायित्व का निर्वाह कर रहा है तो मैं निसंकोच कहूंगा कि पत्रकारिता जो है लोकतंत्र में अपना दायित्व का भली भांति निर्वाह कर रही है। वो बात अलग है कि थोड़ी बहुत कमी आती है, लेकिन फिर भी आज भी लोकतंत्र को जो आम आदमी की बात है वो शासन प्रशासन तक पहुंचाने की बात करती है और उसको काम को कर रही है। लोकतंत्र में आज भी जब भी किसके साथ जाती होती है, चाहे जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जाती है, आप देखो वो पिछले दिनों जुडिशरी के लोगों का मामला आया, वो भी पत्रकारों के पास है। लोकतंत्र में विधायिका के साथ कोई बदतमीजी होती है, किसी के साथ उत्पीड़न होगा, तब भी वो प्रेस के पास आता है और प्रेस ये जाने बिना कि वो हमारे साथ है, हमारे खिलाफ है, उसके पिछले क्रियाकलाप क्या है, बिना ये जाने उसके साथ जुड़ती। और कार्यपालिका का तो आप देखते हैं अधिकारी आए दिन कोई ना कोई अपना दुखड़ा रोते हैं, उत्पीड़न कर होते हैं। तो हम लोग बराबर उसको उस बात को उचित मंच तक पहुंचाते हैं। लेकिन कहीं आपने ये नहीं सुना होगा कि पत्रकारों की समस्याओं को लेकर या उनके उत्पीड़न को लेकर किसी और खंबे ने, लोकतंत्र के किसी और पिलर ने कभी चिंतन और मनन किया हो। कभी आज तक कई विधायिका में, जुडिशरी में कभी इस बात पर चर्चा नहीं होती कि इन पत्रकारों की आजीविका का भी कोई साधन है या नहीं। हम आरोप तो लगा देते हैं कि आपको उस पत्रकार ने वो पूरे दिन गया, उसको चाय पिलाई थी, शाम को यार वो मेरी दारू पी गया, यार उस पर 500 रुपए खर्च हो गए, ये तो कहते सुना होगा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा होगा यार इसके घर का चूल्हा कैसे जलता होगा। पूरा दिन निस्वार्थ भाव से आपके साथ पूरे दिन आपके साथ लगा हुआ रहता है, आपकी खबर बनाएगा, उस खबर को पहुंचाएगा, उसको छपवाएगा, उसकी मेहनत को कोई नहीं देता। आज भी अगर मजदूर कोई जाता है तो उसकी मजदूरी 500 रुपए है। आज मीडिया संस्थानों की हालत यह हो गई है कि वो चलने की स्थिति में नहीं है। आज बड़े बड़े दिग्गज संस्थान जो है वो बंद होने के कगार पर है। आज हम लोगों को ये चिंतन करना पड़ेगा कि अगर ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर इस तरह से दीमक इसको लगती रही और ये धीरे धीरे बंद होते गए, आज की तारीख में कई हजार पत्र जो समाचार पत्र हैं, साप्ताहिकों की तो छोड़िए आप, डेली समाचार पत्र धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। और जो संस्थान चल भी रहे हैं उनकी भी आप स्थिति यह है कि बंद होने के कगार पर। हम सबको, मेरे भाई यहाँ राजेंद्र चौधरी जी बैठे हैं, उनका दायित्व और बड़ा होता है क्योंकि वो राज्य सूचना आयुक्त भी हैं, भाई भूपेंद्र जी हैं, पूरे जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं, सत्ताधारी पार्टी के जिलाध्यक्ष। ये सामूहिक दायित्व है हम लोगों का कि हम लोगों को इस पिलर को बचाने के लिए हमको मंथन करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं अपने अपने पटल से हमको ये बात आवाज उठानी पड़ेगी कि इनके लिए भी जैसे वकीलों की फीस होती है 500 रुपए हमारे वकालतनामा की फीस है, वो वकालतनामा लगाते हैं कि 500 रुपए हम लेंगे। पत्रकारिता जहां संस्थान 1 रुपया ना दे रहे हो,
हम लोग अब ऐसी स्थिति में आजकल कोई विज्ञापन देने की स्थिति में नहीं है, कारोबार उतने बढ़िया नहीं चल रहे। आम आदमी पहले बुला करके कहते थे यार देखो ये अखबार में हमारा 26 जनवरी पे 15 अगस्त पे ये इश्तहार छाप देना, वो छापते थे। उसका जो कमीशन पे संस्थान देता था, संस्थान का भी उसको भी संजीवनी मिलती थी और पत्रकार का भी अपना जेब खर्च निकल जाता था या परिवार का खर्चा चल जाता था। उस समय मान सम्मान इतना होता था, जहां भी आप जाते थे कोई आवश्यक पैसे की तो सोच ही नहीं जाती। लेकिन इस व्यवसाय इस दौर में, अब जो दौर चल रहा है, ऐसे दौर में पत्रकार का सर्वाइवल होना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। अगर आपको मिशनरी पत्रकारिता को जिंदा रखना है तो सब लोगों का दायित्व है। एक तो आप अखबार पढ़ने की आदत डालें। मैं देखता हूँ नई पीढ़ी में लोग अखबार पढ़ने की आदत छूटती जा रही है। मोबाइल में देखा, तुरंत कोई घटना हुई, उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला, देखा, कोई अखबार पढ़ने की आदत नहीं डालते। जो हमारी पीढ़ी के लोग, जो यंग जो लोग हैं या हम लोग हैं, अपने बच्चों में ये प्रवृत्ति नहीं डाल रहे कि वो अखबार पढ़ें। पहले हम लोगों को आदत थी कि जब तक चाय तब तक नहीं पीते थे जब तक अखबार ना पढ़ने, अखबार के साथ ही चाय पीते थे। आज भी वो आदत बनी हुई है कि हम सुबह को रोडवेज जाते हैं, बुक स्टॉल पे जाते हैं, जहाँ सेंटर पे बिजनौर में, तो सुबह को हमारी आदत है जब तक 4-5 अखबार ना पढ़ने और ये तय न कर ले किसने क्या खबर छापी है, ये ना पढ़ ले तो हमें बेचैनी रहती है। घर पे अखबार देर से आता है तो हम सेंटर पे पहुंच जाते हैं। तो ये प्रवृत्ति हमें अखबार पढ़ने की, ये हमको अपनी बनाए रखनी पड़ेगी और इसको प्रवृत्ति को जिंदा रखेंगे तभी अखबार भी जिंदा रहेगा, लोकतंत्र भी जिंदा रहेगा और हम लोग भी सही से अपना काम कर सकेंगे। एक तो मैं पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जो इस मंच के माध्यम से कहना चाहता था, अपने साथियों के माध्यम से ये बात रखना चाहता था कि वो जहां भी कोई मंच हो, शासन में कोई मंच हो, कोई मुख्यमंत्री से मिलने का मामला हो, तो वही इस मामले को जरूर उठाएं कि पत्रकारों के सर्वाइवल के लिए आप कोई भी नियमावली बनाएं, आप मेरिट तय करिए कि किस स्तर के पत्रकार को आप क्या सुविधाएं जाए, लेकिन उसमें तहसील और कस्बाई लोगों को जरूर शामिल करें, क्योंकि उनकी जीविका चलाने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। जिला मुख्यालय के पत्रकार तो भले ही थोड़ा बहुत संस्थान जिला मुख्यालय पर दे देता है, लेकिन तहसील और कस्बे पे उनको इतना मानदेय पारिश्रमिक नहीं मिलता जिससे उनकी आजीविका चलती रहे। तो इसके लिए कोई ऐसा मंच मिले, कोई ऐसा मौका मिले लखनऊ में जो मुख्यमंत्री जी के कानों तक ये बात पहुंचे, तो मैं चाहूंगा कि वो इस मंच की ये मेरी आवाज वहां तक पहुंचाएंगे तो मेरा नगीना के सम्मेलन में आना सार्थक हो जाएगा। साथियों, जब बात पत्रकारिता की बात चली तो मैं चाहूंगा ये मंच मिला है, साथी लोग भी हैं। पूर्वांचल में मैंने देखा प्रयागराज में भी महाकुंभ का आयोजन हुआ। अभी पूर्वांचल में मैं लगातार ये देखता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने आज 2000 करोड़ की घोषणा की, आज 500 करोड़ की योजना दी पूर्वांचल के तमाम जिलों में। तो ये मंच ऐसा है, यहाँ जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं भाई भूपेंद्र चौहान जी। मैं ये चाहता हूँ उनका कार्यकाल अभी हुआ, अभी 1 साल तो सीखने में लग जाता, मिलने में निकल जाता, और अब वो मंझे नेता के रूप में मैं मानता हूं कि अब वो मंझ गए हैं और पूरी तरह राजनीति को जिले की समझ गए हैं। कोई भी प्रोग्राम, कोई भी बात जिले की जाती है तो वो जिलाध्यक्ष के माध्यम से जाती है। किसी के बारे में कोई सूचना जानी, कोई चयन होना हो, किसी समिति में जाना हो तो वो जिलाध्यक्ष के माध्यम से वो बात रखी जाती है। मैं चाहता हूं कि बिजनौर जिले के लिए, अभी हम परसों एक कार्यक्रम में थे, बिजनौर नगर पालिका के 2 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बिजनौर नगर पालिका को एक योजना में 120 करोड़ रुपए 5 साल में मिलना है। अभी काफी पैसा रिलीज हुआ तो वहां जानकारी हुई कि भाई बिजनौर नगर पालिका को सौंदर्यीकरण के लिए, विकास के लिए पैसा मिला। तो उस पर मैं मंथन कर रहा था, अचानक हमने कहा यार ये इतना पैसा मिला है, अभी मुश्किल से 15-20 करोड़ रुपए के करीब आया होगा। बिजनौर के चौराहे ठीक हो गए, विक्टोरिया लाइट लग गई वहां चौराहों पे, लोकल बॉडीज के वहां लोगों से मैं बात कर रहा था, ईओ से और इंजीनियर से, तो वो ये कह रहे थे यार हम और पैसा कहाँ लगाएं। सोचो जब 100 करोड़ या 20 करोड़ रुपए से किसी नगर का इतना विकास हो सकता हो, बिजनौर की सड़कें चौड़ी, बीच में डिवाइडर, बराबर में वृक्ष लग गई, पेड़ लगा रहे पौधारोपण, तो कई हजार करोड़ रुपए जब पूर्वांचल में कई जिलों में लगा है तो उससे कितना विकास हुआ होगा। मैं चाहता हूं कि हमारे
इस मंच के माध्यम से जो हमारे दो अतिथि बैठे हैं, अनूप वाल्मीकि जी भी बैठे हैं, वो भी संगठन के स्तर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनका दखल है पूरे संगठन में, वो भी मंच के माध्यम से ये रखे कि बिजनौर जिले में कोई ऐसे डेवलपमेंट के काम ऐसे मुख्यमंत्री जी को बताएं, ऐसा कोई काम कराएं कि 1,000 करोड़ 500 करोड़ रुपए की कोई योजना हमारे जिले को आए, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ का विकास हो, और जब जनता लोगों का विकास होगा तो हम लोगों का विकास होगा। मैं इस मंच के माध्यम से, ये भी मेरी दिली इच्छा थी, जैसी आए जब मुझे पता लगा कि मंच पर जो हमारे साथ मंच साझा करेंगे 2 लोग और हैं, और वो इस स्तर के लोग हैं 2-3 लोग जो सीधे सत्ता में दखल रखते हैं और पकड़ है, और इस बात को हमारे उचित मंच तक पहुंचा सकते हैं। हमने कई बार कई मंचों के माध्यम से ये बात रखी, लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि हमारे साथी जो बिजनौर में हमने मंचों पे बात रखी, वो बात ऊपर तक नहीं हो पाई वहां तक। एक बात और मैं करना चाहता था, हालांकि वो समस्या इस क्षेत्र की नहीं है, चूंकि मैं बिजनौर में रहता हूं, तो भूपेंद्र जी पूरे जिले के जिलाध्यक्ष हैं, ये नहीं कि नगीना या धामपुर के हों। तो मैं यहाँ चूंकि बैठे हैं, भाई राजेंद्र जी भी बैठे हैं, अनूप वाल्मीकि जी बैठे हैं, बहुत दिनों से एक बात महाभारत सर्किट की चल रही है बिजनौर जिले में, काफी दिनों से बात चल रही, कई सर्वे हो चुके, कई बात हो चुके। पिछले दिनों एक बार उमा भारती जी जब मंत्री थी केंद्र में, तो उनके स्टाफ में हमारे एक पत्रकार साथी थे, उनके स्टाफ में थे, वो पत्रकारिता छोड़ करके उनकी टीम में शामिल हो गए थे। तो वो पर्यटन की दृष्टि से सर्वे करने आए थे बिजनौर जिले में, कहां कहां क्या विकास हो सकता था। हमने उनको विदुर कुटी दिखाई, हमने कहा देखो यहाँ 12 महीने बथुए का साग होता, भगवान श्री कृष्ण ने आकर ने बथुए का साग खाया था। तो वो इतने भाप विभोर हुए थे, उन्होंने कहा हम बहन जी के माध्यम से, उमा भारती जी के माध्यम से एक प्रस्ताव रखेंगे कि इसके डेवलपमेंट के मामले में। हमने उनको एक सुझाव दिया था, और वो सुझाव मैं करीब करीब हर मंच के माध्यम से रखने का प्रयास करता हूं, ताकि वो बात ऊपर तक पहुंच जाए। बिजनौर में जो रावली गंगा और मालन नदी का जहां संगम है, वो महर्षि कण्व का आश्रम है। और विज्ञान शकुंतलम में भी ये लिखा गया है कि जहां संगम है मालिनी नदी का किनारा, वहां कर्णवाश्रम है। हालांकि कुछ लोगों ने उसको कोटद्वार ले जाने की बात कही, वहां कर्णवाश्रम बताने की कोशिश की, लेकिन हकीकत में जो कर्णवाश्रम है वो यहाँ रावली में है। हमारा कहना यह था कि उधर शुक्रताल है, सामने शुक्रताल है, धार्मिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है, उसकी मान्यता हरिद्वार से कम नहीं है, हरिद्वार से कई गुना ज्यादा है शुक्रताल की मान्यता। और पिछली सरकार उत्तराखंड बनने के बाद कई मंचों से ये बात आई कि गंगा का जहां उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, तो प्रदेश सरकार उसका विकास हरिद्वार की तर्ज पर करेगी। ये कई बार बात आई मुख्यमंत्री जी के मंच से भी, कई और मंचों से ये बात आई कि उसका डेवलपमेंट होगा। तो मेरी इच्छा ये है, भाई भूपेंद्र जी बैठे हैं, राजेंद्र भाई साहब बैठे हैं, कि जब भी कोई बात कहीं किसी मंच पे आए, अनूप वाल्मीकि जी की मेरा अनुरोध है कि वो क्षेत्रीय कार्यालय पर कभी भी मीटिंग होती है, क्षेत्रीय अध्यक्ष रहते हैं और वो ऐसे पद पे हैं कि वो कहीं तक भी बात पहुंचा सकते हैं। रावली के सामने ही बिल्कुल शुक्रताल है, अगर हम ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर सकते, केवल एक पुल सैंक्शन करा दें जो रावली को शुक्रताल से जोड़ दे, तो मैं मानता हूं पूरे बिजनौर का इतना विकास हो जाएगा कि वहां लाखों सैकड़ों लाखों लोगों को रोजगार मिल जाएगा। रोजगार कैसे मिलेगा? वो बंजर भूमि पड़ी है वहां पर, सैकड़ों बीघा जमीन, उस पर हर साल पानी भर जाता है, उसमें होटल बनेंगे और शाम को ये स्थिति हो जाएगी शुक्रताल की कि ई रिक्शा वाले सैकड़ों लोग लग जाएंगे, शाम को आरती करने वहां पहुंचेगा आदमी, इजी अप्रोच हो जाएगी। जो लोग हरिद्वार जाते हैं वो शुक्रताल जाने लगेंगे, रावली आएंगे और गंज जाएंगे। हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट हो जाएगा। हालांकि नेशनल हाईवे बन गया, इतना बढ़िया आवागमन हो गया, अगर ये काम अगर हो जाता है तो निश्चित रूप से बिजनौर जिले में बेरोजगारी की एक समस्या बहुत दूर हो जाएगी और उसके साथ साथ हम लोगों का, सब लोगों का विकास होगा और सब लोग कहीं ना कहीं संपन्न होने की आगे बढ़ेंगे। जैसे अयोध्या का विकास हो गया, पिछली बार हम अयोध्या गए 10-15 साल पहले, तब कुछ नहीं था वहां,
ऐसा स्टेशन था कि बिजनौर का स्टेशन उससे बढ़िया लगता था। आज आप देखिए उस क्षेत्र के लोगों का कितना विकास हो गया। हर आदमी बड़े बड़े काम कर रहा है, विदेशों में कारोबार कर रहा है, बड़े बड़े होटल्स आ गए, 5 स्टार होटल आ गए। अगर ये काम हो जाता है तो निश्चित रूप से बिजनौर का इतना विकास होगा कि हम लोग का भी जीवन स्तर कुछ ना कुछ बढ़ेगा। बाकी और वक्त है, अपनी बात कहेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।